चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक पहेली को सुलझाते हैं। सोचिए एक ऐसा ऐतिहासिक कानून जो महिलाओं के अधिकारों के लिए बना, जिसे जबरदस्त समर्थन मिला। वो पास तो हो गया, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। आखिर क्यों? हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम की, जिसे हम सब महिला आरक्षण बिल के नाम से जानते हैं। सितंबर 2023 में जब ये पास हुआ तो लगा कि बस अब तो हो गया, पर इतनी देरी क्यों हो रही है? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 454 वोट पक्ष में और विरोध में सिर्फ 2, मतलब लगभग सभी की सहमति थी। ऐसे में तो इसे फौरन लागू हो जाना चाहिए था, है ना? यही बात इस पहेली को और भी ज्यादा उलझा देती है। तो आखिर अड़चन क्या है? देखिए, इसका कारण कोई राजनीतिक पार्टी या कोई नेता नहीं है, बल्कि इस कानून के अंदर ही छिपी एक शर्त है, एक प्रक्रिया जिसका नाम है परिसीमन। जी हाँ, यही है वो शब्द जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। तो सवाल ये है कि आखिर ये परिसीमन है क्या? ये कौन सी प्रक्रिया है जो इतने बड़े और जरूरी कानून को रोक सकती है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो परिसीमन का मतलब है चुनावी नक्शे को फिर से बनाना। मतलब समय के साथ आबादी बदलती है, कहीं कम हो जाती है, कहीं ज्यादा, तो ये सुनिश्चित करना कि हर इलाके को सही प्रतिनिधित्व मिले, यही परिसीमन का काम है। और ये जिम्मेदारी भारत के परिसीमन आयोग की होती है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 इलाके हैं। इलाका ए, जहां 10 लाख लोग रहते हैं और अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, और दूसरा है इलाका बी, जहां आबादी 20 लाख है, पर वो भी सिर्फ एक ही प्रतिनिधि चुन पाते हैं। अब बताइए, क्या ये बराबरी हुई? यहीं पर परिसीमन अपना काम करता है। परिसीमन के बाद क्या होगा? जो ज्यादा आबादी वाला इलाका बी है, उसे एक और प्रतिनिधि मिल जाएगा। मतलब अब वहां 20 लाख लोगों पर 2 प्रतिनिधि होंगे। इससे क्या हुआ? दोनों इलाकों में हर वोट की कीमत लगभग बराबर हो गई। इसी को कहते हैं संतुलन। और यही तो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है ना? एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। परिसीमन का पूरा मकसद ही यही है कि किसी के भी वोट का वजन दूसरे से कम या ज्यादा ना हो। तो अब तक तो सब कुछ काफी सीधा लग रहा होगा कि भाई आबादी बदले तो नक्शा बदल दो। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। असलियत यह है कि भारत का चुनावी नक्शा दशकों से एक तरह से जमा हुआ है, फ्रीज है। देखिए, आज़ादी के बाद 1952, 1963 और 1973 में परिसीमन हुआ, सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर आया साल 1976 और एक संवैधानिक संशोधन के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज कर दिया गया, मतलब रोक लगा दी गई। और तो और 2001 में इस रोक को 2026 के बाद तक के लिए और बढ़ा दिया गया। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया? सीटों को फ्रीज करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। सोचिए, जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए मेहनत की, उनकी आबादी कम बढ़ी, और जिन्होंने नहीं की, उनकी आबादी तेजी से बढ़ी। अगर परिसीमन होता रहता तो कम आबादी वाले राज्यों की सीटें घट जाती और ज्यादा आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़ जाती। ये तो एक तरह से अच्छा काम करने की सजा हो जाती। बस इसी चीज से बचने के लिए सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया। तो ये थी परिसीमन पर लगी रोक की कहानी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी कहानी का महिला आरक्षण बिल से क्या कनेक्शन है? चलिए अब इन दोनों को जोड़ते हैं। कनेक्शन सीधा और साफ है, और वो इस कानून के अंदर ही लिखा है। संविधान में जोड़ा गया नया अनुच्छेद 334A साफ कहता है कि महिला आरक्षण लागू करने से पहले 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, देश में एक नई जनगणना होनी चाहिए, और दूसरी, उस नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन का काम पूरा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कानून तो पास हो गया है, लेकिन उसका स्विच ऑन होना भविष्य में होने वाली इन 2 बड़ी घटनाओं पर टिका है, जो अभी तक हुई ही नहीं है। और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस बिल का असर शायद हमें 2029 के आम चुनाव में भी देखने को न मिले। तो भारत में तो मामला जनगणना और परिसीमन पर अटका है, लेकिन क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसा ही होता है? चलिए जरा एक नजर डालते हैं कि दूसरे देशों ने महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए क्या किया। अगर आज की बात करें तो भारत की संसद में महिलाओं की भागीदारी करीब 15% है। महिला आरक्षण बिल का मकसद इसी आंकड़े को 1/3 यानी 33% तक पहुंचाना है। अब जरा इस देश को देखिए, रवांडा। यहाँ की संसद में लगभग 60% सदस्य महिलाएं हैं। जी हाँ, 60%, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है।
तो रवांडा ने ये कैसे किया? उन्होंने कोई लंबा इंतजार नहीं किया। साल 2003 में उन्होंने अपने संविधान में ही ये बात लिख दी कि सरकार के हर अंग में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। उन्होंने इसे किसी दूसरी प्रक्रिया से नहीं छोड़ा, और नतीजा हम सबके सामने है। तो भारत की स्थिति और रवांडा का उदाहरण, ये सब मिलकर हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। तो आखिरी सवाल यही है, क्या महिला आरक्षण विधेयक वाकई महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है जो बस कुछ जरूरी प्रक्रियाओं के पूरा होने का इंतजार कर रहा है, या फिर ये जनगणना और परिसीमन के जरिए राज्यों के प्रतिनिधित्व और राजनीतिक शक्ति की एक बड़ी और जटिल बहस में उलझकर रह गया है?